Hello everyone, welcome to our channel Tathastu Education. Today we are going to discuss the JEE पेपर 2020. अब देखो पहले दो पेपर हो चुके हैं। सेकेंड सितंबर के जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में तो उसके सोल्यूशन अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये हम लोग थर्ड सितंबर का जो मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका केमिस्ट्री का हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, तो देखो एक एक करके देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ से चैप्टर से है। क्या कह रहा है कि नोवेस्ट्रॉल विल गिव विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो एक तो पहले तो ये जो ड्रग्स दिया हुआ है नोवेस्ट्रॉल, इसका हमें क्या पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। और तब तो वो उसमें हम पता लगा सकते हैं कि कौन कौन सी ये रिएक्शंस दे सकते हैं, ये जो रिजेंट दिए हुए हैं जिनमें से कौन कौन सा होगा। तो एक इस बार का क्या है, जब एनटीए जब जनवरी से पेपर बना रहा है, ठीक है, मतलब 2019 का जो पेपर आया था जनवरी में जो हुआ था, उसमें भी हर पेपर में केमिस्ट्री ने टाइप्स में जो ड्रग्स का जो स्ट्रक्चर था ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछ रहे हो। और देखो हर पेपर में इस बार भी पूछा जा रहा है, तो जितने लोगों को अगर आगे पेपर देना है या फिर मतलब देना है उनको, तो क्या करना है, पढ़ के ही जाना है। केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ के जितने भी जो ड्रग्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको याद रखना चाहिए, उसमें कितने कायरल कार्बन होते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आया था और वो सब्जेक्टिव में आता है। यहाँ पे चलो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में दिया है, तो इसमें थोड़ा लॉजिकल है कि पहले तो मॉलिक्यूलर फार्मूला याद होना चाहिए और उसके बाद रिएक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, तभी जाके ये क्वेश्चन हो पाएगा। तो नोवेस्ट्रॉल क्या होता है, एक एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स होता है। और देखो इसका स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे इसमें एक कौन कम से कम फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए कि बेंजीन होता है, फिनोल और फिनोलिक ग्रुप होता है, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन होता है, यहाँ पे एक और 5 कार्बन यहाँ पे जुड़ा हुआ था CH3। इसमें कौन कौन से फंक्शन, एक एल्कोहल होता है और एक ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है, टर्मिनल एल एल्काइन होता है। तो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, एक OH फंक्शनल ग्रुप है, एक C ट्रिपल बॉन्ड CH फंक्शनल ग्रुप है और एक फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप है। ये तीन फंक्शनल ग्रुप है। इन्हीं तीनों फंक्शनल ग्रुप पे क्या करना है, हमें देखना है इन पे, इन्हीं पे बेस्ड रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं। तो हम लोग फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं एक एक करके। तो ब्रोमीन वाटर, Br2H2O दिया है, तो ब्रोमीन वाटर किससे किससे रिएक्ट कर सकता है। तो ब्रोमीन वाटर रिएक्ट करता है तुम्हारा, देखो फिनोल से रिएक्ट कर सकता है, फिनोल से रिएक्ट कर सकता है और एल्कीन एल्काइन से रिएक्ट कर सकता है, एल्कीन एंड एल्काइन से क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है। तो इसमें देखो ये है Br2OH रिएक्ट कर सकता है यहाँ पे, इससे रिएक्ट कर सकता है, और फिनोलिक ग्रुप से इससे रिएक्ट कर सकता है, ये ठीक है। HCl ये क्या होता है, ल्यूकास रीजेंट होता है। HCl क्या होता है, ल्यूकास रीजेंट होता है। और इस देखो ल्यूकास रीजेंट, इसमें देखो अल्कोहल दिया हुआ है, OH ग्रुप है, अल्कोहल है, तो ये तो टेस्ट दे ही सकता है। ल्यूकास रीजेंट है, ये देखो 2 डिग्री अल्कोहल है, तो 3 डिग्री अल्कोहल है, तो ये तो फास्ट देगा, समझ में आ गया होगा। और न्यूट्रल FeCl3 ये किससे रिएक्ट करता है, ये भी फिनोल से ही रिएक्ट करता है, न्यूट्रल FeCl3 फिनोल से। तो ये तीनों फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसमें प्रेजेंट है जो इससे रिएक्शन कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, नोवेस्ट्रॉल विल गिव द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तीनों के तीनों क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। अब देखो बाकी ऑप्शन में क्या है जो नहीं करेगा। देखो यहाँ पे Br2H2O दिया हुआ, तो ये रिएक्ट करेगा ही करेगा। HCl अल्कोहल है, ये ZnCl2। ये जो आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है ना, ये I2OH माइनस कौन सा है, आयोडोफॉर्म टेस्ट है। और आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन जिससे देते हैं, जिनमें क्या होता है CO CH3 टाइप का ग्रुप प्रेजेंट होगा। CO क्या होगा, CO CH3 टाइप का क्या होगा, ग्रुप प्रेजेंट होगा। या COH, मतलब CH3 ग्रुप क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप के बाद क्या होना चाहिए, CH3 ग्रुप प्रेजेंट होना ही चाहिए, तभी केवल वो शो कर सकते हैं। तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देखो ये वाला नहीं है, यहाँ पे भी देखो आयोडोफॉर्म है इसलिए नहीं है, यहाँ पे भी आयोडोफॉर्म है इसलिए नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन इसमें देखो दो कॉन्सेप्ट है, सारे रिएक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, और दूसरा जो ड्रग्स है उनके स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, एटलीस्ट फंक्शनल ग्रुप कितने हैं और कायरल कार्बन कितने हैं, इतना भी याद रहेगा तो हो जाएगा। एग्जैक्टली नहीं याद है तो कायरल कार्बन कितने होते हैं और फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा था, वहां से भी क्या हो सकता है, सॉल्यूशन निकाल सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं।
चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है कि ये आर एक्स है, ठीक है, एल्काइल हैलाइड दिया हुआ और ये किसमें ब्रेक हो रहा है, आर प्लस और एक्स माइनस में चला जा रहा है। देन ये न्यूक्लियोफाइल क्या हो रहा है, यहाँ पे अटैक कर रहा है और आर न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ से लग रहा है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। थोड़ा माइंड में आइडिया आ गया क्या गया, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब इसके बारे में सोचते हैं क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए कौन सा क्या है करेक्ट है। तो पहले तो ये देखो कि इसमें देखो, अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोगों ने मेजर क्या है, एक SN1 पढ़ा था और एक SN2 पढ़ा था, बाकी SNI SNNGP होता है, बट मेजर क्या आता है एंड SN1 SN2 होता है। तो इसमें से कौन सा मैकेनिज्म है, तो SN1 SN2 में अगर मान लो तुम्हें देखना है तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है, कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है। और कार्बोकैटायन किसमें फॉर्म हो रहा है, SN1 में फॉर्म होता है। कार्बोकैटायन किसमें फॉर्म होता है, SN1 में फॉर्म होता है, यानी मैकेनिज्म क्या है, SN1 है, ये कंफर्म हो गया। मैकेनिज्म कौन सा है, SN1 कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ, देन न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ यहाँ पे और आर न्यूक्लियोफाइल बन गया। तो अब SN1 मैकेनिज्म से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए, इसमें बताना है कौन सा करेक्ट है। तो कह रहा है पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, नहीं देखो SN1 के लिए क्या होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होता है। इसके लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होता है। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जितना ज्यादा पोलैरिटी रहेगा रेट क्या होगा, फास्ट होगा, जितना रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो गया, पहला क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। दूसरा कह रहा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज द मोर सुटेबल फॉर दिस रिएक्शन, ये SN1 रिएक्शन है, इसके लिए क्या चाहिए, वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए, वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए। और ये जो RDS स्टेप होता है इसमें मैकेनिज्म में पता है, RDS स्टेप में न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो रेट में इसका कोई रोल नहीं होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब देखो आर, इफ आर इज बल्की ग्रुप देन कार्बोकैटायन बिकम मोर स्टेबल, करेक्ट बात है। जितना ज्यादा बल्की ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उस कार्बोकैटायन को, उतना ही क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। देन देखो रेसमाइजेशन टेक्स प्लेस इन द रिएक्शन, रेसमाइजेशन क्या होगा, टेक्स प्लेस करेगा, मतलब रेसमिक मिक्सचर फॉर्म होता है। तो वो भी बात सही है कि जैसे ही यहाँ पे R प्लस कार्बोकैटायन फॉर्म होता है और ये क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइज होता है, sp2 हाइब्रिडाइज ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो न्यूक्लियोफाइल इस प्लेन के ऊपर से भी अटैक कर सकता है और प्लेन के नीचे से भी क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो दो डिफरेंट प्रोडक्ट बनता है यदि वो कायरल होगा तो, और एक आर होगा तो दूसरा क्या होगा, एस होगा, इसलिए हम क्या बोलते हैं, वो रेसमिक मिक्सचर होता है। हालांकि कुछ परसेंट इन्वर्जन का ज्यादा होता है, बट हम ये बोल सकते हैं कि रेसमिक मिक्सचर फॉर्म होता है। तो आंसर क्या होगा, 3 और 4 करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर, आगे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है तुम्हारा एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड है, जीओसी का। एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड जीओसी का क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द हाईएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ही कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ ही कंपेयर करना है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तो देखो H को हटा के क्या करते हैं, वहां पे देखते हैं कि कौन कौन सा इफेक्ट लगेगा। नाइन यहाँ से मान लो अगर H प्लस को हटाएंगे तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ से H प्लस को हटाएंगे यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ से H प्लस जो एसिडिक हाइड्रोजन हटा के निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे H प्लस हटा के निगेटिव चार्ज, और बाकी सबके इफेक्ट देखते हैं। तो यहाँ पे देखो निगेटिव है तो इस O का क्या लगेगा, यहाँ पे तो लोन पेयर प्रेजेंट होता है, तो हालांकि केवल क्या लग रहा है, माइनस आई लग रहा है। यहाँ पे O का क्या लगेगा, माइनस आई लगेगा। प्लस एम तो लग नहीं सकता है, लोन पेयर सिंगल लोन पेयर ये तो होता नहीं कॉन्जुगेशन, तो ऐसा नहीं है, प्लस आई लग जाएगा, सॉरी माइनस आई लग जाएगा। यहाँ पे भी देखो कार्बन पे निगेटिव है, यहाँ पे क्या लग रहा है इसका, मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस आई लगेगा इसका। बाकी ये सीओ ईथर है ना, ये क्या है, सॉरी एस्टर है, COO C2H5, तो ये तो एस्टर है, तो इसका क्या इफेक्ट लगेगा, माइनस एम लगेगा। इसका क्या इफेक्ट लग रहा है, माइनस एम इफेक्ट लग रहा है। और माइनस एम इफेक्ट तो स्टेबल बनाएगा, और CN का भी क्या लगेगा, माइनस एम, तो दो दो माइनस एम है। और इसमें क्या है, इसमें भी दो दो माइनस एम है, तो ज्यादा माइनस एम किसका होता है, CN का माइनस एम क्या होता है, ज्यादा होता है। माइनस एम का जो ऑर्डर होता है CN का क्या होता है, ज्यादा होता है, किसके कंपेरेटिवली, एस्टर के कंपेरेटिवली क्या होता है, ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा ये दोनों तो खैर आई वाला इफेक्ट है, तो ये इतने इफेक्ट नहीं स्टेबल नहीं बनाएंगे, लेकिन ये दोनों क्या है, मेजोमेरिक इफेक्ट। हमें पता है कि मेजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा स्टेबल बनाता है।
तो इस वजह से ज्यादा मेसोमेरिक इफेक्ट किसका होता है, CN का होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलो थर्ड क्वेश्चन सिंपल था, एसिडिकेशन जीओसी से था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं हम लोग। ये थोड़ा सा मतलब सोचना पड़ेगा तुम्हें। फोर्थ नंबर देखो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट विल नॉट शूज द जेल्डोल टेस्ट। देखो जेल्डोल टेस्ट दिया हुआ है तुम्हारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, किस कहाँ पे दिया हुआ है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस जीओसी वाले चैप्टर में दिया हुआ है, एनसीईआरटी पार्ट 2। एनसीईआरटी पार्ट 2 में जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है वहां पे जेल्डोल टेस्ट दिया गया। और जेल्डोल टेस्ट कौन से देते हैं, जो N2 रिलीज करते हैं जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, इन विच नाइट्रोजन इज प्रेजेंट, इन विच नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है वो ही क्या करते हैं, टेस्ट देते हैं। जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है वो ये टेस्ट देते हैं। अब आगे ऑप्शंस में हम लोग देखते हैं कि जेल्डोल टेस्ट इन द गिवन है, कौन कौन सा जेल्डोल टेस्ट देंगे। तो ये देखो यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, CH2NH2 में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। और ये क्या हो सकता है, ये टेस्ट देगा क्योंकि इसमें क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये टेस्ट देगा। तो हमसे क्या पूछा गया है कि विच विल नॉट, जो ना, तो ये तो आंसर नहीं होगा। देखो Na2HCl बहुत ही डाइजोटाइजेशन है, ये सबको पता है। डाइजोटाइजेशन यहाँ पे क्या होता है, N2+ बनता है, N2+ और Cl माइनस होता है, यहाँ पे फिनॉल रहेगा, मतलब बेंजीन रहेगा। तो ये बेटर लिविंग ग्रुप, तो ये टेस्ट नहीं देता है क्योंकि ये N2+ लिविंग ग्रुप तो आसानी से रिमूव हो जाता है, ये वाला नाइट्रोजन नहीं देता है। इनमें नाइट्रोजन तो सब में मैक्सिमम में नाइट्रोजन रहेगा तो वो तो देगा। कौन से नहीं देते हैं, जिनमें मान लो ये पिरिडीन रहेगा, नाइट्रोजन जिसमें पिरिडीन रहेगा वो नहीं होता, देता है जिसमें NO2 जुड़ा रहता है। NO2 रहता है तो वो वाला नाइट्रोजन ये टेस्ट नहीं देता है। और ये जो N2+ हो गया, ये N2+ हो गया, ये वाला ये नाइट्रोजन टेस्ट नहीं देता है। यही तीनों नाइट्रोजन है जो टेस्ट नहीं देते हैं नाइट्रोजन होने के बाद। बाकी जो उसमें भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा वो टेस्ट देगा ही देगा, जेल्डोल टेस्ट देगा ही देगा। तो ये नहीं देगा, तो एक हमारा आंसर ये हो गया। और ये देखो स्टीफन रिडक्शन होता है, इसलिए क्या होता है, स्टीफन रिडक्शन। रिडक्शन इसमें क्या होता है, ये CN किस में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका प्रोडक्ट देखो क्या बन जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, ये बेंजीन जुड़ गया, तो ये बन गया प्रोडक्ट। तो इसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन तो आ ही नहीं रहा है, तो ये टेस्ट नहीं देगा, तो यानी ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। और इसकी रिएक्शन H2 निकल से कराएंगे तो ये तो समझ में आ ही रहा है, CH2NH2 हो जाएगा, CH2NH2, और फिर से क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखो आंसर कौन सा, बी टेस्ट नहीं दे रहा और सी टेस्ट नहीं दे रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। बोथ बी एंड सी जो है वो ये जेल टेस्ट नहीं देते हैं। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स। जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनसे क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या इफेक्टेड होता है। तो देखो थर्मल पावर प्लांट से क्या रिलीज होता है, NO गैस रिलीज होता है, SO2 गैस रिलीज होता है। ये जो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, पॉल्यूटेट करते हैं। तो इनसे क्या होता है कि ये ऊपर जाके वाटर से रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, एसिड बना लेते हैं। एसिड बना लेते हैं और वो क्या होता है, रेन के फॉर्म में नीचे आता है। तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, एसिड रेन होता है। इनकी वजह से क्या होता है, एसिड रेन होता है। थर्मल पावर प्लांट्स की वजह से एसिड रेन होता है। एजोन डिप्लेशन का रीजन अलग है, ये रीजन नहीं है, यूट्रोफिकेशन ये नहीं। तो आंसर क्या होगा इसका, एसिड रेन हो जाएगा। ये इन्वायरमेंट केमिस्ट्री के टॉपिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, विच मेथड इज सेपरेटिंग द ग्लिसरॉल फ्रॉम द स्पेंट लाइसो इंडस्ट्री। ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइन है। एनसीईआरटी का कौन सा है पेज, ये देखो जीओसी वाले टॉपिक में जो पार्ट 2 है, 11th का पार्ट 2 है, उस वाले चैप्टर में जहाँ पे प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में तुम्हारा डिस्टिलेशन में इसी मिल जाएगा, डिस्टिलेशन में।
डिस्टिलेशन वाला टॉपिक, डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्टिलेशन वहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, और उस डिस्टिलेशन में बताया गया है कि कौन से डिस्टिलेशन में क्या होगा, मतलब क्यों यूज करते हैं। तो देखो स्टीम डिस्टिलेशन इसके लिए नहीं यूज करते, डायरेक्टली लिखा हुआ है रिड्यूस्ड प्रेशर डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं यूज करते। कौन सा यूज करते हैं, रिड्यूस्ड प्रेशर। इसमें क्या करता है, रिड्यूस्ड प्रेशर, प्रेशर को डिक्रीज कर देते हैं, प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, जिससे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और वो आसानी से क्या होता है, बॉयल हो जाता है। ये इनके लिए यूज करते हैं जो क्या करते हैं, फिर ज्यादा हीट करने पे ब्रेक हो जाते हैं, तो वो कम ही टेम्परेचर पे बॉयल हो जाए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस्ड प्रेशर डिस्टिलेशन यूज करते हैं। और सोप इंडस्ट्री में ग्लिसरॉल को सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, ये मेथड यूज करते हैं। समझ में आ गया, तो एनसीईआरटी की लाइंस ध्यान रखना होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये पेपर 1 में भी आया था, फर्स्ट शिफ्ट में आया था न्यूक्लियोफिलिक के लिए, कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किसमें फास्ट होता है, जिसमें डेल्टा पॉजिटिव क्या होता है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होगा, तो रेट क्या आएगा, फास्ट आएगा, उसका रेट क्या आएगा, फास्ट आएगा। जिसमें डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव जितना ज्यादा रहेगा तो रेट क्या आएगा, फास्ट आएगा। तो अब हम लोग इनके इफेक्ट चेक करते हैं। यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव होगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव क्या है, ज्यादा है, जहाँ पे डेल्टा होता है। इनके सबके इफेक्ट देखते हैं। रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस तो बहुत ज्यादा इसको स्टेबल कर देगा, कम कर देगा। डेल्टा पॉजिटिव को क्या कर देगा, बहुत कम कर देगा, कि वो तो स्टेबल बना देगा, तो इसमें रेट फास्ट नहीं होगा। यहाँ पे एक रेजोनेंस है और एक प्लस आई है, ये दोनों के दोनों रेट को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ये प्लस आई है और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस आई हो रहा है, ये भी कम कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एटलीस्ट यहाँ पे प्लस आई है। तो देखो ये तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय करता है। अगर ऑर्डर लिखे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का, तो फर्स्ट का तो सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज बहुत कम हो जाएगा। रेजोनेंस का इफेक्ट तो सबसे ज्यादा होता है ना। ये क्या होता है, मेजो, ये ऑर्डर पता ही होगा, मेजोमेरिक, देन रेजोनेंस इफेक्ट, देन हाइपर, देन इंडक्टिव तो सबसे लास्ट में आता है। इंडक्टिव क्या होता है, सबसे लास्ट में आता है। तो 1 का तो ऑर्डर सबसे कम हो जाएगा। और सेकंड का देखेंगे तो सेकंड में रेजोनेंस है, तो सेकंड हो जाएगा, देन फोर्थ हो जाएगा, देन क्या आएगा, 3 आएगा। तो आंसर हमारा वैसे पता है कि आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। C3 C डबल ओ एच, क्योंकि यहाँ पे एक ही प्लस आई है, यहाँ पे तो दो दो प्लस आई है ना, तो ये इसको पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ये रेजोनेंस प्लस आई तो और कम कर देंगे। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस तरह का देखो क्वेश्चन आ रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट, ये इंपॉर्टेंट भी होता है। फर्स्ट वाले तो पेपर में भी आया था मॉर्निंग शिफ्ट में, 2 सितंबर के। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि स्मॉलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव एल्कीन, स्मॉलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव एल्कीन क्या कह रहा है, तो देखो स्मॉलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव एल्कीन है, तो इसमें अगर हाइड्रोजिनेशन करा रहा है, पहले हाइड्रोजिनेशन करा रहा है, देन लाइट के प्रेजेंस में क्लोरीनेशन करा रहा है, देन बोला जा रहा है हाउ मेनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट इंक्लूडिंग द स्टीरियो आइसोमर्स आर फॉर्म्ड। तो देखो स्टीरियो आइसोमर्स फॉर्म्ड के कितने होंगे, कितने स्टीरियो, पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्मॉलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव एल्कीन, यही नहीं समझ में आएगा आधे लोगों को, और ये क्वेश्चन बहुत कम हुआ होगा स्टूडेंट से। तो स्मॉलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव एल्कीन, तो सिर्फ एल्कीन की बात किया गया है। एल्कीन तो जितने कम हाइड्रोजन हो सके, कम कार्बन हो सके, तो CH डबल बॉन्ड CH2 कर देते हैं और इसको कायरल बनाते हैं। मिनिमम कार्बन का, तो इसी को हम कायरल बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्या कर जोड़ सकते हैं, यहाँ पे एक CH3 जोड़ सकते हैं, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, CH2 एंड CH3 कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। और एक यहाँ पे हाइड्रोजन, तो सबसे क्या आएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा इससे। तो क्योंकि एक तो डिफरेंट रखना है ना, इसको डिफरेंट रखना है, इसको डिफरेंट रखना है, इसको डिफरेंट रखना है, इन सबको क्या करना है, डिफरेंट रखना है। तो ये हो सकता है सबसे स्मॉलेस्ट क्या हो गया, हमारा सबसे स्मॉलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव एल्कीन हो गया। अब यहाँ पे क्या कराना है हमें, क्या हाइड्रोजिनेशन। अगर हाइड्रोजिनेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो ये जो एल्कीन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में कन्वर्ट। तो अब मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, एक दो, और ये कार्बन हो गया, यहाँ से एक और हो गया, ये एल्केन में कन्वर्ट होता है, ये हमारा कंपाउंड बन गया। बॉन्ड लाइन नोटेशन के फॉर्म में हमने लिख दिया है। अब देखो इसका आपको क्या कराना है, ये आ गया यहाँ पे, ये प्रोडक्ट है। अब इसका क्लोरीनेशन कराना है, Cl2H कराना है। तो हमें पता है Cl2 के प्रेजेंस में ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, ऑल पॉसिबल डिफरेंट स्ट्रक्चर क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। ऑल पॉसिबल डिफरेंट स्ट्रक्चर क्या होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं। अब इसमें देखते हैं कौन कौन होगा।
कौन कौन से पॉसिबिलिटी, एक तो देखो क्लोरीन हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे क्लोरीन लगा सकते हैं एक। अब इसके प्रोडक्ट तो बाद में काउंट करेंगे, पहले जो स्ट्रक्चर वाला है, एक क्लोरीन हमको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, दो हो गया। तीसरा क्लोरीन हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, तीसरा क्लोरीन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं। और चौथा क्लोरीन कहाँ पे लगा सकते हैं हम लोग, यहाँ पे क्लोरीन लगा सकते हैं। तो ये चार आएंगे स्ट्रक्चर वाले। अभी देखो इसमें क्या बोला गया, हाउ मेनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्टीरियो आइसोमर्स क्या करना है, इंक्लूड करना है, स्टीरियो इंक्लूड करना है। तो अब देखो इसमें क्या है, फर्स्ट वाले में देखो क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे ये कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर है, तो इसके कितने आएंगे, दो प्रोडक्ट आएंगे, इसके कितने आएंगे, दो प्रोडक्ट आएंगे। यहाँ पे ये वाला देखो, ये भी कायरल है और ये भी कायरल है, दो दो कायरल है, तो इसके कितने आएंगे। और अनसिमेट्रिक है तो टू की पावर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, यानी कि फोर आएंगे, इसके कितने आएंगे, फोर आएंगे। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या है, सेम है, तो इसका कितना होगा, वन होगा। और इसमें देखो इधर भी क्या होगा, ये वाला क्या है, सेम है, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो इसके भी एक आएंगे, इसके भी एक आएंगे, तो एक और एक दो, और दो चार छः, और छः दो आठ, टोटल कितने हो जाएंगे, एट आएंगे। इसके डिफरेंट कितने स्ट्रक्चर होंगे, एट डिफरेंट स्ट्रक्चर हो जाएंगे। समझ में आ गया। चलो हम, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं, ठीक है। कह रहा है कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, एन एलिमेंट आईयूपीएसी ने बताना है अननील इनियम का। तो देखो अन के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, वन यूज करते हैं, नील के लिए क्या यूज करते हैं, जीरो, और एन के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, नाइन, और आईयूएम तो इसमें ऐड करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 109 क्या हो जाएगा इसका, आईयूपी 109 का क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, अननील एनियम। समझ में आ गया। 9 नंबर बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया हुआ था। 10 नंबर देखते हैं हम लोग। 10 नंबर, विच ऑफ द कॉम्प्लेक्स शोज द ज्योमेट्रिकल सॉरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसमें से कौन सा शो करता है, तो ये क्वेश्चन बार बार एनसीईआरटी पूछा जाता है। एनसीईआरटी में पूछा जाता है कि जो बाइडेंटेट लिगेंड है ना, वो क्या करता है कि अगर सारे अगर सिस पे जोड़ दिए जाए ना, अगर सारे के सारे क्या हो जाए, सिस पे जोड़ दिए जाए, तो वो क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, सॉरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। ये कॉन्सेप्ट होता है, ये बार बार पूछा जा रहा है। अब स्टार्ट करते हैं। देखो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो ये तो ये एम क्या है, इस टाइप का है, एम A2B4 टाइप का है, सॉरी M A2B4 टाइप का। तो इसमें क्या है, दो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर आते हैं, दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर आते हैं, तो ऑप्टिकल एक भी नहीं होता है इसमें, क्या कोई भी पोर्शन क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। दो ट्रांसफेयर बना के हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उसमें बोला गया है ट्रांस बोला गया, तो सारे क्या होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। ये नहीं शो कर रहा है। यहाँ पे देखो ये भी क्या है, सिस है, तो सिस वाला भी क्या होता है, इसमें भी दो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, लेकिन वो शो नहीं, उसमें भी दो में से एक स्पेसिफिक कर दिया गया, सिस कर दिया और ये ट्रांस कर दिया। दोनों के दोनों क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। केवल इतने का दो स्ट्रक्चर होता है, एक सिस एक ट्रांस, दोनों दोनों क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। अब देखो इसमें अगला क्या है, यहाँ पे बाइडेंटेट है लेकिन ट्रांस पे है, ये हो सकता है। देखो सेकंड वाले में हम लोग चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं। तो जब भी बाइडेंटेट को हमें अगर रिप्रेजेंट करना होता है, तो देखो बाइडेंटेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाइडेंटेट को हमेशा सिस पे रखना होता है, तो यहाँ पे ऑक्सिलेट है, तो चलो ओ एक्स को हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे ऐड कर दिए। दूसरे वाले अगर ओ एक्स को हम लोग क्या कर, ट्रांस बनाना है ना, तो ट्रांस ट्रांस करना है, तो वो ट्रांस कौन है, ट्रांस पे तो ओ एक्स में हो जाएगा नहीं, तो ओ एक्स को कहाँ पे रखना पड़ेगा हम लोग को, यहीं पे रख देते हैं ओ एक्स को। और बाकी बचा जो दोनों क्लोरीन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे होगा, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका। तो ये बताओ ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, तो यहाँ सीधे सीधे दिख रहा है कि यहाँ से हाफ से डिवाइड कर देंगे तो पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, दो पार्ट में कैसा हो जाएगा। ऐसे कट कर दोगे तो भी हो जाएगा, प्लेन में स्लाइस कट कर दोगे तो भी। तो डिफरेंट टाइप के पीओएस क्या है इसमें प्रेजेंट है, पीओएस क्या है प्रेजेंट है, तो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया तो ये नहीं शो करेगा, क्या नहीं शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा, तो ये भी नहीं होगा। और सिस वाला जो होता है ना, वो शो करता है, क्यों, क्योंकि अगर सारे सिस पे रहेंगे तो उसमें कोई पीओएस आ नहीं सकता, ओएक्स, और यहाँ पे OX को क्या करना पड़ेगा, हमें OX को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, और एक क्लोरीन यहाँ पर आएगा, क्लोरीन।
तो अब इसमें जब सारे सिस पे होते हैं ना, दो बाइडेंटेट या तीनों बाइडेंटेट हो, तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता ही करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बार बार पूछा जाता था। आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला क्या हो जाएगा, सिस वाला जो होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। समझ में आ गया होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 केल्विन। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 373 केल्विन, सबको पता है। देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2S, तो H2S से कम होगा या ज्यादा होगा ये देखना है। तो देखो H2O में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। H2O के मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, नॉट H बॉन्ड। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें कम है तो क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम ही टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट देखो कम किस में लिखा हुआ है, ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि लेस देन 300 केल्विन, 300 केल्विन से क्या होगा, लेस देन होगा। यही ये आंसर भी होगा। यहाँ 373 भी दिया था तो भी कोई बात नहीं। कह रहा है कि इसी ऑप्शन है मोर देन 300 केल्विन, तो मोर देन का तो कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि वो कम ही आएगा 377 से। ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है कि मोर देन 300 केल्विन हो, मतलब सॉरी, थोड़ा मतलब 350, मतलब 373 से कम होगा तो ज्यादा हो सकता है। मोर देन 300 या लेस देन, तो बट इनमें कोई लॉजिक नहीं। इनका जो H2S होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम होता है। तो वो कितना आता है, 300 केल्विन से भी क्या आता है, कम होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, 1 हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि पायरोफॉस्फोरिक एसिड कंटेंस, तो पहले पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरो ऑक्सीसिड बनते कैसे हैं। तो देखो फॉस्फोरिक एसिड है, तो फॉस्फोरिक एसिड के स्ट्रक्चर कैसे बनाओ, पी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच होता है, फिर यहाँ पे ओ एच होता है और यहाँ पे ओ एच होता है। H3PO4 के दो मॉलिक्यूल से क्या करना होता है, एक H2O मॉलिक्यूल से रिमूव कर देते हैं तो क्या बन जाता है, पायरो फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा। पायरो फॉस्फोरिक, दो मॉलिक्यूल का क्या ले लिए, पीओएच ले लिए, H3PO4 ले लिए, और उनसे क्या कर दो, एक H2O मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे हम लोग, रिमूव कर देंगे। तो ये जो बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, पायरो फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा। यहाँ से POP, इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा हो जाएगा, ओ, यहाँ से OH, यहाँ से OH, यहाँ से OH, यहाँ से OH, और ये आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये बन गया क्या, पायरो फॉस्फोरिक एसिड। इसमें अब देखो बॉन्ड काउंट करना है कि पी डबल बॉन्ड ओ कितने हैं। तो पी डबल बॉन्ड ओ कितने हैं, एक और एक, दो है। पी डबल बॉन्ड ओ कितने हैं, दो हैं। पी ओ एच बॉन्ड कितना है, फोर है, दो, एक, दो, तीन, चार है। पी ओ एच बॉन्ड कितना है, चार है, ये वाला है। पीओपी बॉन्ड कितना है, एक। पीओपी बॉन्ड कितना है, एक है। तो ये वाला फर्स्ट वाला ही आंसर देखो क्या सही आ रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, टू पीओ बॉन्ड हो गया, फोर पीओएच बॉन्ड हो गया और वन पीओपी बॉन्ड। अगर स्ट्रक्चर पता है तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म द बफर सोल्यूशन, कौन सा बफर सोल्यूशन फॉर्म कर सकता है। तो देखो बस पूछा गया बफर सोल्यूशन कौन सा फॉर्म करता है, तो 0.1 m HCl और 0.1 m NaOH। तो देखो इसके मोल निकाल के हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो CH3COH है ना, और NaOH है। तो अगर मोल देखें तो इसका मोल क्या आएगा, कम आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, लेस आएगा, और ये क्या आएगा, मोर आएगा। अगर ये मोर आएगा तो ये तो खत्म हो जाएगा रिएक्शन में, ये बचेगा ही नहीं, ये बचेगा नहीं, तो सॉल्ट बचेगा और ये क्या बन जाएगा, CH3COONA बच जाएगा। क्या बच जाएगा, CH3COONA बच जाएगा। तो देखो ये तो क्या है, ये दोनों मिलके बफर सोल्यूशन तो नहीं बना सकते, तो पहला नहीं होगा। दूसरा देखो CH3COH, इन दोनों के अमाउंट क्या है, बराबर है। दोनों के मोल क्या है, बराबर के, मोलैरिटी टू वॉल्यूम करेंगे तो अब दोनों के अगर मोल बराबर रहेंगे CH3COH के, तो ये और ये कंप्लीट रिएक्ट करके क्या बना देंगे, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, CH3COONA ही बना लेगा। तो ये तो केवल क्या हो जाएगा, सॉल्ट वाला सोल्यूशन हो जाएगा। तो बफर नहीं रहेगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब आगे बाकी दो चेक करते हैं। कह रहे हैं कि ये तो स्ट्रॉन्ग, क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसका सॉल्ट है, तो ये तो ऐसे ही बफर नहीं होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, C3CON दोनों का अमाउंट दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, बफर सोल्यूशन हो जाएगा। ये वीक एसिड है
और उसका क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। दोनों के अमाउंट से थोड़ा डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएंगे, एसिडिक, सॉरी मतलब बफर सोल्यूशन हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसमें 4 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये देखो केमिकल काइनेटिक्स का, ये भी ठीक क्वेश्चन है। कह रहा है कि सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग। इसमें से क्या बताना है, ट्रू स्टेटमेंट बताना है, कौन सा ट्रू है। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज मल्टी स्टेप, तो ये जो ऑलवेज वाला टर्म है ना, ये इसको गलत कर रहा है। सेकेंड वाला जो ऑर्डर है, जैसे कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हमेशा मल्टी स्टेप होता है। कहाँ होता है, सबसे अच्छा एग्जांपल तुम देखते होगे SN2 का। SN2 रिएक्शन क्या है, ऑर्डर तो इसका 2 है, ऑर्डर 2 है, बट एक स्टेप में होता है। स्टेप क्या होता है इसका, 1 होता है। तो ये तो नहीं होगा, फर्स्ट वाला तो नहीं होगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज सिंगल स्टेप, नहीं। SN1 एग्जांपल ले लो, इसका ऑर्डर एक है लेकिन ये क्या होता है, 2 स्टेप में होता है। तो यही इसकी वजह से ये नहीं होगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज सिंगल स्टेप, ये भी इनकरेक्ट है। जीरो ऑर्डर मतलब क्या हो गया, वो सिंगल स्टेप नहीं हो सकता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज मल्टी स्टेप, ये क्या होगा, करेक्ट होगा। अब इसका रीजन समझो क्या होगा, कि जो अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन होती हैं, सिंगल स्टेप जो रिएक्शन होती हैं, स्टेप रिएक्शन जो होती हैं, वो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमेंट्री रिएक्शन। ये क्या होते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन होता है। और एलिमेंट्री रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, इनका जो रेट होता है। जैसे मान लो अगर A+2A+B गिव C है, तो इसका जो रेट होगा वो क्या होगा, ए के डायरेक्ट ए की पावर क्या हो जाएगा, 2, और बी की पावर 1 हो जाएगा। मतलब जो एलिमेंट्री रिएक्शन होता है उसमें डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, रेट लिख सकते हैं। तो अगर एलिमेंट्री रिएक्शन एक स्टेप में, अगर कोई स्टेप एक स्टेप में हो, तो कुछ ना कुछ रिएक्टेंट आएगा, कुछ रिएक्टेंट आएगा, तो उसका कोएफिशिएंट 1 होगा। तो 1 तो कुछ ना कुछ तो होगा है कोएफिशिएंट, जीरो तो नहीं होगा। जीरो तो तभी हो सकता है, इसका पावर कभी जीरो का, इसका कोएफिशिएंट जीरो हो सकता है क्या, एक ही स्टेप में कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसका कोएफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। जीरो कब हो सकता है, जब पूरा 2-3 स्टेप में होगा और उसका नेट हम ऑर्डर निकालेंगे स्लोवेस्ट स्टेप से, तो वहां पे जीरो आ सकता है। तो ये जीरो स्टेप की रिएक्शन हमेशा क्या होगी, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होगा, मतलब मल्टी स्टेप में ही होगा। ये सिंगल स्टेप में नहीं हो सकता है, ये कंफर्म है। तो थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना था तो आंसर आ जाता। 14 नंबर। नेक्स्ट देखो 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज्ड व्हेन नोबल गैस Au एंड प्लेटिनम आर ट्रीटेड विथ एक्वारेजिया। एक्वारेजिया से कह रहे हैं, एक्वारेजिया क्या होता है, HNO3 और HCl का क्या होता है, मिक्सचर होता है। कंसंट्रेट HNO3 1:3 का क्या होता है, मिक्सचर होता है। तो अगर हम लोग इसको रिएक्शन कराएंगे 1:3 HCl से, अगर इसका रिएक्शन कराते हैं तो देखो क्या बनता है, यहाँ से H2O होता है, NO गैस रिलीज होता है, और यहाँ पे नेसेंट क्लोरीन फॉर्म होता है। ये क्लोरीन क्या करता है, Au से क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है। नेसेंट क्लोरीन क्या करता है, Au से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, AuCl3 बनाएगा। और ऐसे ही क्या होगा, प्लेटिनम से रिएक्ट करके क्या, पी प्लेटिनम से Cl से रिएक्ट करके अगर प्लेटिनम Cl4 बनाएगा, मतलब इस तरह के बनाएंगे। तो मेन तुम्हारा क्या है, इसमें से एक्वा रिएक्ट इससे रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, कौन सी गैस रिलीज होती है, NO गैस रिलीज होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें बोला जा रहा है कि विच बॉन्ड इज वीकेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वीकेस्ट बॉन्ड। तो वीकेस्ट बॉन्ड, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, ये सब कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम बॉन्ड ऑर्डर बता दें। बॉन्ड ऑर्डर हम क्या करते हैं, अगर हमें पता चल जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं। और ये ऐसे कंपाउंड हेट्रो वाले हैं, बट इनमें क्या होता है ना, कि इनमें एक्सेप्शन नहीं होता है, नो एक्सेप्शन। तो ये एमओटी के हिसाब से, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से, जैसे जो रूल है बाकी के लिए, उसी रूल को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं इनका कॉन्फ़िगरेशन। देखो हम लोग क्या पढ़े थे कि जो 14 अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो उसके लिए ऑर्डर क्या आता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है, 3 आता है। और उससे कम या ज्यादा हुआ तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कम या ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर 0.5 करते जाते हैं। तो NO प्लस में देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 7 और 6 कितने हो गए, 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। और एक प्लस है तो ये कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 3 है। अब NO पे 2 प्लस है,
तो ये 8 और 7 कितना हो जाएगा 15 और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये 13 हो जाएगा। 13 हो जाएगा तो ये 14 से एक इलेक्ट्रॉन कम है तो इसका और क्या आ जाएगा ऑर्डर क्या आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। और NO माइनस में देखो इसका ऑर्डर क्या है 13। ठीक है NO माइनस है ना, तो ये देखो NO माइनस क्या हो जाएगा 15 और क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 16 का भी ऑर्डर कितना आ जाएगा, इसका तो ऑर्डर क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। और NO में कितने आएंगे 15 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी कि ऑर्डर क्या आएगा यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे क्या होगा 2.5। तो सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका है, इसका है। सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर है तो वीक क्या होगा सबसे, यही हो जाएगा। तो NO माइनस क्या हो जाएगा सबसे वीक हो, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम तो वो क्या होता है आसानी से ब्रेक हो सकता है। जैसे सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड क्या है उसका कम होता है तो वो ब्रेक हो सकता है, लेकिन डबल बॉन्ड तो दो बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा ना, तो ज्यादा नहीं, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो और ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि फॉर गैसेस अल्फा बीटा एंड गामा डेल्टा, ये चार गैसेस दिए हुए हैं, इनके लिए KH वैल्यू कितना दिया हुआ 50 किलो बार, 20 किलो बार, 2 × 10⁻⁻⁵ किलो बार एंड 2 किलो बार। ये KH की वैल्यू दिया हुआ है सबका। ये क्या होता है हेनरीज कांस्टेंट होता है, हेनरीज कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट क्या होता है, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो होता है वो क्या होता है KH इंटू सॉलिबिलिटी, उसके मोल फ्रैक्शन के क्या होता है कितना सॉल्युबल है उसमें, उसके प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ से कांस्टेंट आता है, ये फॉर्मूला आता है। तो कह रहा है देन द अल्फा इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। पहले तो ऑप्शन 1 को चेक कर लेते हैं, ऑप्शन 1 के बारे में, कि अल्फा कह रहा है कि मोर सॉल्युबल है, तो इसका KH क्या दिया हुआ है ज्यादा दिया हुआ है। तो पहली बात अगर देखो इससे देखो, अगर इसको हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं, पार्शियल प्रेशर अगर गैस का कांस्टेंट है तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन है, तो अगर मान लो KH ज्यादा हुआ, KH ज्यादा हुआ तो x को क्या होना पड़ेगा कम होना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस हो सकता है ना, कांस्टेंट हो सकता है। KH ज्यादा हुआ तो यानी एक यूनिवर्सिटी, तो इसका KH क्या है सबसे ज्यादा है तो x क्या आएगा कम आएगा, मोल फ्रैक्शन क्या आएगा कम आएगा, अल्फा का क्या आएगा कम आएगा, अल्फा का कम आएगा मतलब सॉलिबिलिटी क्या होगी कम होगी, तो अल्फा इज मोर सॉल्युबल। इनकरेक्ट, KH के क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसका KH ज्यादा उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा कम होगा, मतलब उसमें जो वाटर में जो सॉलिबिलिटी होगी उसकी क्या होगी कम होगी। अब तीनों ऑप्शन में प्रेशर दिया गया है, तो तीनों का प्रेशर हम लोग निकाल सकते हैं। तीनों का प्रेशर अगर मान लो निकालना है, प्रेशर ऑफ गामा अगर मान लो निकालना है, तो हम क्या करेंगे KH ऑफ गामा, KH ऑफ गामा देखो कितना दिया हुआ है, गामा कितना दिया 2 × 10⁻³ किलो बार है, तो यानी कि 10⁻³ करेंगे तो ये बार हो गया, प्रेशर हो गया। और x इसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो मोलेलिटी दिया हुआ 55.5, तो अगर मोलेलिटी दिया हुआ 55.5 तो यहाँ से हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। मोलेलिटी इक्वल टू क्या होता है x डिवाइड बाई 1 - x इंटू 1000 डिवाइड बाई क्या होता है वाटर है तो 18 होगा, और 18 से इसको डिवाइड करेंगे तो 55.5 ही आएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 - x इक्वल टू एक्स हो गया था, यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। अगर ये क्या है मोलेलिटी 1.55.5 है, यानी कि x की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, x की वैल्यू कितना आ गया 1/2, मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा यहाँ से 1/2, तो ये देखो ये कैंसिल हो गया और प्रेशर कितना आ जाएगा 1 बार आ गया। तो ये वाला ऑप्शन क्या है करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन क्या है करेक्ट है। बाकी तीनों में चेक कर लेते हैं। देखो मोलेलिटी 3 के लिए भी चेक करो, 3 के लिए मोलेलिटी तो उतना है तो मोल फ्रैक्शन तो उतना ही आएगा। तो प्रेशर निकाल लेते हैं, प्रेशर किसका है गामा का है, तो इसका पार्शियल प्रेशर कितना दिया 2 × 10⁻³ दिया हुआ है, और इसका मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1 हो गया, 2 × 10⁻³ और क्या हो जाएगा 10⁻³ अच्छा मोल फ्रैक्शन 1/2 है, सबका मोल फ्रैक्शन क्या है 1/2 है, तो ये कितना आ जाएगा 10⁻³ बार आएगा, तो ये 250 बार दिया तो इसलिए इनकरेक्ट दिया हुआ। अब बीटा का निकालेंगे ऐसे तो ये 50 बार नहीं आएगा, तो आंसर कौन सा आ जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, हेनरीज लॉ पे कांस्टेंट बेस था, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट सॉल्यूशन चैप्टर का, नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ये थर्मोडायनेमिक्स का है, इजी क्वेश्चन है। हीलियम गैस बलून एक्सप्लोडेड, एक बलून है, इसमें क्या है, हीलियम गैस फिलअप है, तो ये एक्सप्लोड हो गया अचानक से, तो इसमें क्या होगा, तो प्रोसेस क्या होगा, तो पहले तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल देख लो कि रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल होगा। तो इरिवर्सिबल, अगर एक तो प्रोसेस फास्ट है, तो प्रोसेस फास्ट है तो वो क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा। और स्लो प्रोसेस रहता है, धीरे धीरे होता है, आइडियल प्रोसेस होता है, वो क्या होता है, रिवर्सिबल। फास्ट प्रोसेस है तो इरिवर्सिबल होगा, तो या तो ये होगा या ये होगा। अब इसमें अचानक से क्या होता है, जो एनर्जी होती है रिलीज होती है ना, अचानक से ब्रेक होता है तो एनर्जी अचानक से ज्यादा रिलीज होता है, तो टेम्परेचर तो चेंज होगा ही होगा। सॉरी, मतलब हीट क्या होता है वहां पे, कौन से मतलब हीट एब्जॉर्ब नहीं होता है, आंसर क्या आता है इसका, एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। अचानक से ब्लास्ट होता है तो वो क्या होता है, वो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। और फास्ट प्रोसेस इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग, इरिवर्सिबल बोलते हैं। तो ये लोअर क्लास में पढ़ा हुआ था, एडियाबैटिक क्या होता है, इरिवर्सिबल, मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस तो पढ़ा होता है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का थोड़ा आइडिया है, अभी फास्ट और स्लो से आइडिया हो गया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कंडक्टेंस से रिलेटेड, देखो कह रहा है कि NaCl एंड BaSO4, NaCl एंड BaSO4 क्या कह रहा है, कंडक्टेंस क्या है, C1 है एंड C2 है, एट टेम्परेचर T1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो एक तो देखो कंडक्टेंस के बारे में दिया हुआ है, तो हम थोड़ा बता दें यहाँ पे, NaCl एंड BaSO4, तो ये होता है इस पे मोर कंडक्टिविटी, मोर सॉल्युबल कंडक्टिविटी, ये क्या होता है, स्पेरेंगली सॉल्युबल होता है, स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता है। अगर ये स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट है तो इसका अमाउंट तो क्या आएगा, स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट है तो ये तो कम ही डिस्यूज, इसके आयंस क्या आएंगे, लेस आएंगे, आयंस कम आएंगे तो कंडक्टिविटी बहुत कम होगा। तो NaCl की जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, किसके कंपैरिजन में, C2 के कंपैरिजन में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट है। बाकी ऑप्शंस को चेक करते हैं, देखो C1 इज ग्रेटर देन C2, तो ये ठीक है लेकिन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन दिया तो ये ज्यादा बेटर है। C2 इज ग्रेटर देन C2 तो कभी ज्यादा होने से इसके, तो ये तो स्पेरिंगली सॉल्युबल है तो उसके आयंस कम आएंगे, आयंस कम आएंगे तो कंडक्टिविटी कम आएगा ही आएगा। अब ये कह रहा है कि देखो C1 क्या है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, T2 इज ग्रेटर देन T2, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो C1 है, C1 की कंडक्टिविटी कह रहा है कि क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। C1 की कंडक्टिविटी क्या, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी वो आयंस में ज्यादा डिसोसिएट होता है ना, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है, सोलिबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। आयंस क्या होते हैं, इंक्रीज करेंगे, आयंस इंक्रीज करेंगे, कंडक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है। टेम्परेचर बढ़ाना कंडक्टिविटी, अब तो यहाँ पे देखो T2 टेम्परेचर ज्यादा किया गया ना, तो T2 पे इसकी कंडक्टिविटी, तो C1 का क्या है, T2 ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पे कम दिया, तो ये तीनों क्या हो गए, इनकरेक्ट हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 20 नंबर कह रहा है कि द टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व ओनली इन द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। टिंडल इफेक्ट किसमें ऑब्जर्व होता है, ठीक है। तो पहला देखो कह रहा है कि डायमीटर ऑफ द डिस्पर्ज फेज पार्टिकल इज स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ, तो वेवलेंथ ऑफ फोटोन जो है ना, इससे यदि ये कम हो गया, इससे क्या हो गया, साइज क्या हो गया, कम हो गया डिस्पर्ड पार्टिकल का, तो ये इससे स्कैटरिंग ही नहीं होगा, नॉट स्कैटर्ड। स्कैटरिंग नहीं हुआ तो टेंडल इफेक्ट आएगा ही नहीं, नॉट स्कैटरिंग, स्कैटरिंग नहीं हुआ तो टेंडल इफेक्ट होगा ही नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। इसके अपोजिट दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर, बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, देन वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, जो वेवलेंथ ऑफ लाइट हम यूज कर रहे हैं उससे कम, मतलब ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, थोड़ा कम रहेगा चल जाएगा, लेकिन देखो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है सी रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम इज ऑलमोस्ट सिमिलर मैग्नीट्यूड। अगर मान लो डिस्पर्स फेज इसका म्यू अगर लगभग सेम रहेगा, तो जो जो एंगल से क्या होता है, डेविएशन होता है, वो क्या होगा, बहुत कम होगा। अब बहुत कम होगा तो टिंडल इफेक्ट डिफ्रैक्शन क्या आएगा, कम आएगा, डिफ्रैक्शन कम आएगा, यानी कि एंगल कम आएगा, यानी कि टिंडल इफेक्ट क्या होगा, बहुत कम ऑब्जर्व होगा, तो ये नहीं होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए।
जिससे क्या होगा, डिस्पर्जन होगा ज्यादा। तो बी एंड सी क्या हो जाएंगे, इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये भी क्या है, उस चैप्टर का है, सरफेस केमिस्ट्री के चैप्टर का है। तो आंसर क्या हो जाएगा, थ्योरेटिकल चैप्टर क्वेश्चन ज्यादा पूछने लगे हैं। अब 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में है कि 0.1 मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, फाइंड द परसेंटेज ऑफ W/W। तो परसेंटेज ऑफ W/W क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, और नीचे आता है वेट ऑफ सॉल्यूशन। दोनों को ग्राम में रख के इंटू क्या करते हैं, 100 कर देते हैं। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन 0.1 है, तो मोल फ्रैक्शन 0.1 है। तो अगर मान लो क्या है, ग्लूकोज के मोल कितने हो गए, मोल ऑफ ग्लूकोज कितना हो गया, 0.1 हो गया। तो मोल ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 0.9 हो गया। अब यहाँ से निकाल लेते हैं परसेंटेज। तो टोटल यहाँ पे वो वेट कितना हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट ग्लूकोज का वेट कितना होगा, 0.1 मोल इंटू इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 180 होता है। और नीचे कर देंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूट का वेट और प्लस 0.9 इंटू क्या हो जाएगा, इसका 18 होता है वाटर का। तो ये हो गया टोटल, नीचे सॉल्यूशन का वेट इंटू 100 कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो आंसर अप्रोक्सीमेटली कितना था, 47.3% करके आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 47.3%। अप्रोक्सीमेट दिया गया है, तो अप्रोक्सीमेट जिसका आंसर रहेगा वो करेक्ट मान लिया जाएगा। मोल फ्रैक्शन क्लियर हो गया। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन से क्या निकालिए हम लोगों ने, परसेंटेज ऑफ वेट बाई वेट। ये सिंपल मोल कॉन्सेप्ट, हम बेसिक कॉन्सेप्ट है या सॉल्यूशन का बोल सकते हो, एक क्वेश्चन हो सकता है। 23 नंबर देखो क्वेश्चन, सॉलिड स्टेट का है। तो सॉलिड सब्सटेंस एज लेंथ दिया हुआ यूनिट सेल का, यूनिट सेल का एज लेंथ कितना दिया है, 405 पिको मीटर दिया हुआ है। एंड डेंसिटी ऑफ द सॉलिड कितना दिया हुआ है, डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 10.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। और मोलर मास कितना दिया हुआ है, इसका मोलर मास दिया हुआ है 109 ग्राम, क्या दिया, मोलर मास क्या दिया हुआ, 109 ग्राम दिया हुआ है। तो बताना है क्या, फाइंड द रेडियस ऑफ एटम टू दिस यूनिट। तो देखो ए तो दिया हुआ है और रेडियस बताना था। अगर ए और आर में रिलेशन पता चल जाए तो हम क्या हो सकते हैं, निकाल सकते हैं। ए तो हमें पता है, आर निकाल सकते हैं। तो ए और आर में रिलेशन फाइंड करने के लिए जेड फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी दिया हुआ है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू जेड इंटू मॉलिकुलर मास डिवाइड बाई एन ए इंटू ए क्यूब करते हैं। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। देखो 10.9 रखेंगे इक्वल टू जेड, एन ए मॉलिकुलर मास क्या 109, एन ए की वैल्यू रखेंगे 6.63 इंटू 10 पावर, सॉरी 6.02 होता है, 6.02 इंटू 10 पावर माइनस 23, सॉरी प्लस 23। और एन ए की ए क्यूब क्या हो जाएगा, पिकोमीटर है ना, 405 इंटू 10 पावर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके करते हैं। तो 10 पावर क्या हो जाएगा, माइनस 10 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। 10 वो -12 पिकोमीटर होता है। और इंटू इसका क्या कर देंगे, इसका क्यूब कर देंगे। यहाँ से जेड की वैल्यू सॉल्व करते तो कितना आता है, 4 आता है। जेड की वैल्यू सॉल्व करने 4 आया, यानी कि ये क्या पता चल गया, एफसीसी है। और एफसीसी के लिए क्या होता है, एफसीसी के रिलेशन क्या होता है, √2 इक्वल टू 4r होता है। तो यहाँ से r की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। √2 इंटू ए की वैल्यू कितना है, 405 डिवाइड बाई 4 कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ बस समझना था, ई की वैल्यू पहले निकालते हैं। ई की वैल्यू निकालने से एफसीसी पता चल गया, एफसीसी पता चलने से ए और आर में क्या है, रिलेशन है। तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं। यहाँ पे देखो, ये 24 नंबर देखो, find the volume strength of 8.9 m H2O2 solution kept in 273 Kelvin 1 atm atmospheric bar। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ बताना है। ठीक है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है, 1 लीटर क्या ले लेते हैं, H2O2 का ले लेते हैं। तो इससे क्या आता है, कितना वॉल्यूम, कितना लीटर, कितना वॉल्यूम ऑफ O2 फॉर्म्ड एट एसटीपी, एसटीपी पे कितना वॉल्यूम O2 का फॉर्म होगा, वही क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है इसका।
तो देखो मोलैरिटी कितना दिया हुआ है, 8.9 मोलर दिया हुआ है। तो अगर हम वॉल्यूम 1 लीटर ले लेते हैं, 1 लीटर H2O2 का ले लेते हैं, तो मोल कितने हो जाएंगे, मोल ऑफ H2O2 कितना हो जाएगा, 9 मोल हो जाएगा। अब यहाँ से देखो रिएक्शन क्या होता है, 2H2O2 गिव्स 2H2 H2O प्लस O2 होता है, 2H2O कर लो, 2H2O प्लस O2 हो जाएगा। 2H2O तो देखो इसके 1 मोल से इसका कितना बन रहा है, 0.5, मतलब 2 से 1 बन रहा है, 2 से 1 मोल बन रहा है। तो यहाँ पे देखो कितना दिया हुआ है, 8.9 मोल दिया हुआ है। तो 8.9 मोल से इसके कितने बनेंगे, 8.9 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2 मोल बन जाएंगे O2 के एसटीपी पे। तो वॉल्यूम ऑफ एसटीपी कितना, वॉल्यूम ऑफ O2 कितना आ जाएगा, 8.9 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 मोल में कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। तो यहाँ से 11.4 कर लेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जितना लीटर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा यहाँ से 14 की वैल्यू 24 का आंसर। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन था सबसे लास्ट में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट, और इसका कॉन्सेप्ट है इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रो प्लस एटॉमिक, इन दोनों का कंबाइंड दिया हुआ है क्वेश्चन। देखो, अ बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द सोडियम मेटल, यहाँ पे क्या है, ये सोडियम मेटल है, इस पे एक बीम ऑफ लाइट आ रहा है, ठीक है। वर्क फंक्शन इसका कितना दिया हुआ है, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, स्टॉपिंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट फॉलोइंग सेल इज यूज्ड। अब देखो एक सेल, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग, ये सेल यूज कर रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअल में ये नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे गलत है, एच प्लस आयन का कंसेंट्रेशन नहीं पूछा गया, पीएच पूछा गया। तो इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहा है, समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन एमिट, तो उसको रोकने के लिए ये सेल यूज कर रहे हैं। मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इस सेल के जो पोटेंशियल है, जो सेल का जो पोटेंशियल होगा, सेल का जो पोटेंशियल होगा वही किसके बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टॉप कर देगा, इसको रोक देगा, ठीक है। इफ सेम वेवलेंथ, इफ सेम लेंथ ऑफ लाइट, सेम लाइट इज पास थ्रू द पोटेशियम, और मान लो यहाँ पे पोटेशियम पे पास कर रहे हैं, वही वाली लाइट है, सेम लाइट है। तो इसमें क्या हो रहा है कि वर्क फंक्शन इसका कितना है, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। तो स्टॉप टू करंट सेल यूज, सेम सेम क्या हो रहा है, सेल यूज हो रहा है, सेम ही सेल क्या कर रहे हैं हम लोग, यूज कर रहे हैं इसको स्टॉप करने के लिए, इसकी काइनेटिक एनर्जी को इसके बराबर करने के लिए। तो बताना जा रहा है कि पीएच ऑफ एस सेल, इस सेल का क्या बताना है, पीएच बताना है, इस सेल का क्या बताना है, पीएच बताना है, कितना हो जाएगा। तो चलो देखो यहाँ से देखो, एक पहले वाले इंफॉर्मेशन से क्या निकाल लेते हैं हम लोग, फोटोन की एनर्जी निकाल लेते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो किसके बराबर होता है, फोटोन की एनर्जी माइनस माइनस 5 होता है, फोटोन की एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से निकाल लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, सेल पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ से 2.5 वोल्ट क्या है, 2.5 वोल्ट इसका क्या दिया हुआ है, इस सेल का ईएमएफ निकाल लेते हैं पहले, इस सेल का क्या निकालेंगे, ई नॉट निकाल लेंगे, वो किसके बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। सेल का ईएमएफ निकाल लेंगे, वो काइनेटिक एनर्जी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और यहाँ से क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी ईपी ऑफ फोटोन। एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस दोनों से काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे ना। चलो देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो फोटोन की एनर्जी, फोटोन के बारे में दिया हुआ है नहीं, ईपी ऑफ फोटोन माइनस 5 कितना दिया हुआ है, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। और इसकी काइनेटिक एनर्जी, इस सेल का ईएमएफ निकाल लो, चलो सेल का ई नॉट निकाल लेते हैं, ई सेल निकाल लेते हैं, ई सेल कितना हो जाएगा इसका, इन दोनों का रिएक्शन लिख लेते हैं, रिएक्शन को ऐड करेंगे तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा, H2 किस में जा रहा है, H2 H प्लस में जा रहा है, 2H प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे Cl माइनस AgCl है ना, AgCl इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो जाएगा, Cl माइनस, और इसमें जाएगा। तो ये दोनों यहाँ पे ऐड करते हैं तो देखो
ऐड करेंगे रिएक्शन तो सेल रिएक्शन क्या आएगा, H2 गैस प्लस AgCl, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, Cl माइनस H प्लस आयन का क्या हो जाएगा, स्क्वायर H प्लस आयन, हाफ H2 कर लेते हैं ना, यहाँ पे हाफ H2 और H प्लस आयन कर लिए। तो अब इसका EMF लिखो, ई नॉट देखो इसका दिया हुआ ई नॉट कितना दिया हुआ है, 0.22 दिया हुआ है। तो ये कैथोड ए एनोड है, जीरो माइनस क्या कर देंगे, इसका क्या होता है, जीरो माइनस 0.22 कर देंगे, ये तो ई नॉट हो गया। और माइनस 0.529 5.059 होता है, 1 मिनट यहाँ पे गलत हो रहा है, 0.059 डिवाइड में क्या होगा, एन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और लॉग के लिखते हैं तो Cl माइनस का कंसंट्रेशन H प्लस का कंसंट्रेशन और डिवाइड में क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ H2। ये Cl माइनस का कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ H2 1 1 दिया हुआ है, तो यहाँ से E जो आएगा वो क्या हो जाएगा, -0.22 प्लस 0.0 सॉरी यहाँ से क्या हो जाएगा, -0.059 लॉग और प्लस, और ये माइनस क्या हो जाएगा, पीएच हो जाएगा, वही पीएच यहाँ से क्या पूछा गया। तो यहाँ से ई सेल की वैल्यू हो गया पीएच के फॉर्म में, और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो एक इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगा। और सेम इक्वेशन एक बार यहाँ से पोटेशियम के लिए बनाएंगे। दो इक्वेशन का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, लॉग पीएच की वैल्यू क्या कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे। एक H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन और फोटोन की एनर्जी एक से निकाल के दूसरे में पुट करके क्या कर सकते हैं हम लोग, कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ से आंसर आ जाएगा। इसका आंसर ठीक है, कर लेना यहाँ। वीटर 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 वीडियोज के लिए। और बाकी अभी जो पेपर्स होंगे जेई मेंस के, उनके भी सॉल्यूशन एक एक करके इस पे डालते जाएंगे चैनल पे। और बाकी 2 3 शिफ्ट के तो पेपर डल चुके हैं, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।